हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने टीजीटी 2005 का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था और 51 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज के क्लास में हम उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब हम किसी वस्त्र को टुकड़ों से जोड़कर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे संरचनात्मक कहते हैं या सजीव कहते हैं या सजावटी कहते हैं या अमूर्त कहते हैं। तो किसी भी वस्त्र को जब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है तो उसे सजावटी कहते हैं, क्योंकि टुकड़ों को जोड़कर हम सजावट करते हैं, किसी भी वस्त्र को सुंदर बनाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सजावटी। नेक्स्ट है, एक अभिकल्प। अभिकल्प को डिजाइन कहते हैं, पोत कहते हैं, नमूना कहते हैं। एक अभिकल्प या परिधान के अंदर की सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। एक डिजाइन के अंदर सभी संधियों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो जो हमारा अनुपात होता है, जिसे संबंधों का नियम कहते हैं, इसमें समान दूरी, अनुपात और आकार का प्रयोग किया जाता है। जो अनुपात होता है तो उसमें किसी भी डिजाइन को बनाते समय इसमें आकार का ध्यान रखा जाता है, दूरी का और समय का ध्यान रखा जाता है, अनुपात का। तो इसका राइट आंसर होगा अनुपात। अनुपात को संबंधों का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संबंधों को देखकर किसी भी डिजाइन को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं। वह बाह्य कृति होगी या शुद्धता होगा या आरामदायक होगा या निर्माण। तो अधिकांशतः लोग किसी भी कपड़े में आरामदायक का गुण देखकर कपड़े को खरीदते हैं या उसको पहनते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर होगा आरामदायक। निर्माण से कोई मतलब नहीं है, शुद्धता से भी नहीं कोई मतलब है। मेन गुण होता है कि आरामदायक हो। वस्त्रों का चयन करते समय हमें वस्त्रों के इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आरामदायक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? वह सूती होता है, नायलॉन होता है, टेरिलीन होता है या डैक्रो होता है? तो तौलिया के निर्माण के लिए सूती कपड़ा या लिनन का कपड़ा सही होता है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसका राइट आंसर होगा सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त रहता है? प्रातःकाल, शाम, दोपहर बाद या रात्रि? तो कपड़ों की खरीदारी के समय सबसे अच्छा समय जो होता है दोपहर के बाद का होता है। नेक्स्ट है, एक शिशु सहारा लेकर बैठना किस आयु में आरंभ करता है? 3 महीने में, 3 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने में या 6 से 7 महीने में? 3 महीना बहुत कम हो जाएगा। 3 से 5 महीना इसमें भी बच्चा बैठना शुरू नहीं करता है, बस पलटना शुरू करता है, करवट लेना। 4 से 5 महीना ये भी कम हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 महीने में बच्चा सहारा लेकर आराम से बैठना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? भारतीय बच्चे की 40 सेमी, 45 सेमी, 50 सेमी या 55 सेमी? तो जन्म के समय एक जो भारतीय बच्चा होता है उसकी एवरेज में जो ऊंचाई होती है वह 49 से 50 सेमी के बीच में होती है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50 सेमी सही होगा। और इंच में पूछता है तो 18 से 20 इंच लंबाई होती है किसी भी बालक की, शिशु की। नेक्स्ट है, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? वह 3 माह है या 6 माह में या 9 माह में या 12 माह में? तो कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो उसका एवरेज वेट जो होना चाहिए वो 2 से ढाई किलो होना चाहिए। बच्चे 2.5 से 3, 3.5 किलो भी होते हैं, लेकिन एक सामान्य वेट 2 से ढाई किलो होता है, 2.5 से 3 किलो। लेकिन 2 से कम वो कम हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 से 3, 3.5 किलो के बीच में होता है। तो 6 महीने की उम्र में इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। तो 6 महीने की उम्र में बच्चा अपने, अगर 3 किलो का है तो 6 किलो का होगा, 2.5 किलो का है तो 5 किलो का हो जाता है,
6 माह में बच्चा अपने आरंभिक वजन का दुगुना हो जाता है और 3 गुना 1 साल में होता है। अपने आरंभिक वजन का 3 गुना 1 साल की उम्र में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 6 माह में। नेक्स्ट है दांतों के प्राथमिक सेट, जो दूध के दांत होते हैं जो सर्वप्रथम बच्चे में निकलते हैं, में कितने दांत होते हैं? जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं वह कितने होते हैं? वह 12 होते हैं, 18 होते हैं, या 20 होते हैं, या 24 होते हैं? तो बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं और यह जो 20 दांत होते हैं यह टूट भी जाते हैं। 20 दांत निकलते हैं और ये टूट जाते हैं, दोबारा जमते हैं। तो एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि बच्चों में या एक मनुष्य में द्विबारदंती दांत कितने होते हैं? तो वो भी 20 ही होते हैं। ये दांत दोबारा निकलते हैं जो द्विबारदंती हैं। और जो 12 दांत हैं जिसको स्थायी दांत बोलते हैं, यह सिर्फ एक बार ही निकलते हैं। किसी भी मनुष्य या व्यक्ति के जीवन काल में सिर्फ एक बार ही निकलते हैं। और जो स्थायी दांत हैं ये 6 वर्ष की उम्र में निकलना प्रारंभ कर देते हैं और 6 वर्ष के पहले दूध के दांत टूटकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट है बजट सफल होता है। बजट कैसे सफल होगा? कोई भी व्यक्ति है जो बजट बना रहा है तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या अपनाकर बजट को सफल कर सकता है? आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल हो जाएगा, या व्यय कम करके बजट सफल होगा, या आय बढ़ा करके, या बचत करके? तो इसका राइट आंसर होगा आय व्यय के सही संतुलन से कोई भी बजट सफल होता है। जब आय व्यय में संतुलन बना रहेगा तो उस बजट को सफल बजट माना जाता है। नेक्स्ट है MMR का टीका कितने माह में दिया जाता है? 1 माह में, 15 माह में, 18 माह में, या 2 माह में? तो जो MMR का टीका होता है वह 15 माह में दिया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा क्या है, किससे फैलता है? जो इन्फ्लुएंजा होता है एक तरह से एलर्जी होता है, वायरल होता है, वायरल। यह किससे फैलता है? नज़दीकी संबंध और हवा से, या जल और भोजन से, या स्पर्श और वस्त्र से, या एलर्जी से? तो जो इन्फ्लुएंजा होता है यह नज़दीकी संबंध और हवा से होता है। यह वायरल बीमारी होती है, एक दूसरे से फैल जाती है, संक्रामक रोग में आता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? जब हमें किसी भी चीज़ की, पैसे का, गहना का, रुपये का बचत करना होता है तो कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीद कर, घर में सुरक्षित रखकर, या कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं के द्वारा, या बीमा पॉलिसी में लगाना? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 आंसर सही लग रहे हैं। कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं में लगाकर, या बीमा पॉलिसी में लगाकर। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह होगा बीमा पॉलिसी में लगाना, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। बीमा पॉलिसी में लगाना, डूबने का डर नहीं लगता है। लेकिन कई प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उसमें डर रहता है कि हमारा पैसा डूब सकता है। लेकिन बीमा पॉलिसी में कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बचत के लिए धन का उपयोग बीमा पॉलिसी में लगाना होता है। नेक्स्ट है बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। जब बाह्य सज्जा हम करते हैं तो उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? फर्नीचर, प्रकाश, पुनरावृत्ति, या रंग? तो बाह्य सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है रंग होता है। नेक्स्ट है जैकार्ड की बुनाई में क्या, मतलब क्या किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जैकार्ड बुनाई होती है उसमें क्या किया जाता है? डिजाइन बुनना कठिन होता है इस बुनाई में, या कपड़े पर रंग बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, या कपड़े पर तिरछी धारियाँ वाली बुनाई होती है, या कपड़े के ताने के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है? तो जो जैकार्ड बुनाई होती है इसमें कपड़े पर बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं जैकार्ड बुनाई में। और इस विधि में जैकार्ड बुनाई में डिजाइन पहले ग्राफ पे बनाया जाता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट कपड़े पे बनाया जाता है। और जो तिरछी बुनाई होती है यह ट्विल बुनाई में बनाई जाती है। तिरछी तिरछी धारियाँ बुनाई के दौरान दिखाई देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण डेनिम होता है तिरछी बुनाई का। नेक्स्ट है जेवेल वाटर। जो जेवेल वाटर होता है वह किसके काम आता है?
कपड़े रंगने के लिए, या कपड़े के रंग पक्के करने के लिए, या कपड़े के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, या कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो जो जेवेल वाटर होता है वह कपड़े के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है क्रेविंग, एक फिनिश है किसके लिए? जो केबिंग परिसज्जा होती है वह किस कपड़ों के लिए बेस्ट होती है? सूती के लिए, सिल्क के लिए, या ऊनी के लिए, या नायलॉन के लिए? तो क्रेबिंग स्पेशली ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऊनी, वूल पर की जाती है क्रेबिंग परिसज्जा। इमली का उपयोग किसको साफ करने के लिए किया जाता है? पीतल के बर्तन को, एल्युमिनियम के बर्तन को, लोहा के बर्तन को, या कांच के बर्तन को? तो इमली का प्रयोग पीतल के या तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मांडला, एक फर्श सजावट है। एक सजावट होती है मांडला, जो स्पेशली फर्श पे सजावट को, फर्श पर अल्पना बनाने के लिए किया जाता है। यह कहाँ का है? यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, या राजस्थान? तो मांडला एक फर्श सजावट है जो राजस्थान में किया जाता है, और इसी से मिलता जुला अल्पना होता है। मांडला जो होता है राजस्थान का होता है, और अल्पना जो होता है यह संस्कृत भाषा के अलिम्बना शब्द से निकला हुआ है, और यह बंगाल में सजावट की जाती है अल्पना से, और मांडला से राजस्थान में फर्श सजावट की जाती है। नेक्स्ट है बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर? बाटिक पिगेंट के प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है, या प्रतिरोध प्रिंटिंग पे, या डिस्चार्ज प्रिंटिंग पे, या रोलर प्रिंटिंग पे? तो बाटिक जो सिद्धांत होता है वह प्रतिरोध, बाटिक छपाई में को अवरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिस नमूने या डिजाइन में रंग नहीं भरना होता है या रंग नहीं चढ़ाना होता है, वहाँ प्रतिरोध के रूप में मोम की परत चढ़ा दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध प्रिंटिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? कपास के रेशों के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, या बिखरा जिसको डिस्पर्स रंजक बोलते हैं, या प्राकजैविक रंजक, या टंकी रंजक? तो कपास के रेशों के लिए बिखरा जो डिस्पर्स डाई होता है यह उपयुक्त नहीं होता है। डिस्पर्स डाई सिर्फ संश्लेषित रेशों के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिखरा या डिस्पर्स डाई जो कपास के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ संश्लेषित मानव द्वारा निर्मित रेशों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भराई, जिसको पीलिंग धागा बोलते हैं। सूत उतरता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें भराई जिसको पीलिंग बोलते हैं, सूत उतरता है आवरण सूत के ऊपर, इसमें कौन सी बुनाई होती है? सादी बुनाई होती है, ट्विल बुनाई होती है, या साटिन बुनाई होती है, या बुने बुनाई होती है? बुने बुनाई कोई नहीं होती है, साटिन बुनाई होती है, ट्विल बुनाई भी होती है, लेकिन जो फीलिंग का धागा होता है वह सादी बुनाई में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? पॉलिस्टर रेशे का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गीली कताई के द्वारा, सूखी कताई के द्वारा, या द्रवित कताई के द्वारा, या तेल युक्त कताई के द्वारा? तो पॉलिस्टर रेशे का निर्माण मेल्ट कटाई के द्वारा, जिसको द्रवित कटाई बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? ह्यू के द्वारा, या मान के द्वारा, या तीव्रता के द्वारा, या उद्गम के द्वारा? तो किसी भी रंग का नाम ह्यू कहलाता है। ह्यू ह्यू से ही रंग का नाम प्रदर्शित किया जाता है। ह्यू कौन कौन से होते हैं? जैसे क्वेश्चन आता है ह्यू कौन कौन, छाटिए इनमें से ह्यू कौन है? तो तीव्रता होगा, या रंग होगा, या मान होगा, या उद्गम होगा? तो रंगों के नाम के लिए ह्यू प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यू। जो मान होता है वैल्यू, वह किसी भी ह्यू रंग की तीव्रता को बताता है कि उसकी तीव्रता कैसी है, मंद है या चमक है, उसमें चमक ज़्यादा है या धुंधलापन है, तो वो तीव्रता बताती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला, इसमें प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो जो प्राथमिक रंग होते हैं प्राइमरी कलर, वह रेड होता है, येलो होता है, और ब्लू होता है।
तो इसमें हरा जो होगा ये प्राथमिक नहीं द्वितीयक कलर होता है। नेक्स्ट है प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का प्रयोग करने वाली योजना क्या कहलाती है? वह मोनोक्रोमैटिक कहलाएगी या सदृश जिसको एनालॉगस बोलते हैं वो कहलाएगी या प्रकाश कहलाएगा या पुनरावृत्ति कहलाएगा? तो प्रांग कलर चार्ट के अनुसार जो आसपास रंग प्रयोग किए जाते हैं उसको सदृश या एनालॉगस कहते हैं। जैसे ये प्रांग कलर चार्ट है, रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया। ये प्राथमिक कलर है, लाल, पीला और नीला। द्वितीयक रंग में हरा, नारंगी और बैगनी आएगा। तो पूछ रहा है प्रांक कलर चार्ट योजना के अंतर्गत जो लाल रंग के या प्राथमिक रंग के अगल बगल जो, एक मिनट, रेड, येलो और ब्लू ये प्राथमिक कलर हुए। द्वितीय कलर ग्रीन हो गया, हरा, नारंगी, ऑरेंज जिसको बोलते हैं और बैगनी। तो इसमें यह पूछ रहा है कि जो प्रांग कलर योजना है इसके आसपास के जो रंग हैं उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये प्राथमिक जो कलर हैं लाल, पीला, नीला, तो एग्जाम्पल लेते हैं लाल। लाल के अगल बगल जो रंग है जैसे यह ग्रीन हुआ और यह ऑरेंज, इसको क्या बोलते हैं? इन तीनों को पूछ रहा है। तो इसको सदृश या एनालोगस रंग कलर योजना बोलते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में पूछ रहा है जो प्राथमिक रंग के अगल बगल वाले रंग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एनालॉगस। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है, वह क्या है? जब किसी भी कार्य को करने के लिए हम आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त मतलब सम्मिलित करते हैं, संयुक्त रूप से लेते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह योजना बनाना कहलाती है या संगठन करना कहलाती है या नियंत्रित करना कहलाती है या कार्यान्वित करना कहलाती है? तो किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम हम योजना बनाते हैं। नेक्स्ट है अभिवृत्ति से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके द्वारा? चार्टों के द्वारा, मॉडलों के द्वारा या पोस्टरों के द्वारा या ग्राफों के द्वारा? तो किसी भी आवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है, वह पोस्टर होगा। पोस्टर के द्वारा ही किसी भी चीज़ को हम बता सकते हैं और उसके बारे में समझा सकते हैं। नेक्स्ट है पियाजे द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। पियाजे ने एक शब्द उपयोग किया जिसको अहमवादी कहते हैं। उसका अर्थ उन्होंने क्या बताया कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित रहते हैं या अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं या एक घुमावदार रीति से सोचते हैं या अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित रहते हैं। नेक्स्ट है असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है या पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है या पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है या बचपन के अंतिम समय में। जो असंयम मूत्रता होती है यह एक समस्या होती है और यह जो पूर्व विद्यालयी बच्चे होते हैं उनके अंदर वो रात में बिस्तर को गीला मतलब रात में सुसु कर देते हैं, बिस्तर गीला करते हैं। तो यही जो बीमारी एक तरह से होती है वह असंयत मूत्रता कहलाती है। एक बीमारी नहीं होती है, एक तरह से एक समस्या होती है जो पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं यह खत्म हो जाता है, मतलब बिस्तर गीला करने की समस्या खत्म हो जाती है। ये एक सामान्यतः बीमारी है या एक समस्या भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे बड़े होने पर भी बिस्तर गीला करते हैं तो वह बीमारी कहलाती है, लेकिन अगर बच्चा शैशवावस्था में है और बिस्तर गीला कर रहा है तो वह एक समस्या होगी, नॉर्मल समस्या जो बच्चे के बड़े होने पर ख़त्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता क्या कहलाती है? वह वर्गीकरण कहलाएगा या श्रेणीकरण
कहलाएगा, या संरक्षण कहलाएगा, या वस्तु स्थायित्व कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणीकरण, क्योंकि व्यवस्थित किया जा रहा है ना, तो किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए उसको क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? मॉडलिंग के द्वारा, या प्रबलन के द्वारा, या परिपक्वन के द्वारा, या पर्यावरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्वन। बच्चा जैसे जैसे मैच्योर अनमेच्योर रहता है तो उसमें तुतलाना आरंभ होता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे मैच्योर बड़ा होते जाता है तो उसमें यह प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रारंभिक होना चाहिए, या सरल होना चाहिए, या लचीला होना चाहिए, या संगत होना चाहिए। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह स्कूल के बाहर होती है। इसको कहीं भी, अनौपचारिक शिक्षा को कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन जो औपचारिक शिक्षा होती है वह एक नियम रूल से लागू होती है, रूल पर लागू लागू होती है, और ये वह एक नियत स्थान, नियत कक्षा, नियत समय पर ही चलती है। तो औपचारिक शिक्षा का उल्टा अनौपचारिक शिक्षा होता है। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसमें सबसे अच्छा गुण यह होता है कि वह लचीला होता है। वह समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसमें फेरबदल कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो गुण होता है अनौपचारिक शिक्षा का, वह लचीला होता है। नेक्स्ट है, धीमा विकास करने वाले बच्चे को इसके द्वारा पहचाना जाता है। जो बच्चे होते हैं तो जो उनमें धीमा विकास का क्रम होता है, जिससे उनकी वृद्धि विकास जो होता है धीमा होता है, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि इस बच्चे में जो ग्रोथ हो रही है धीमा हो रही है? वह हम ये देख के जान सकते हैं कि बोलने में देरी हो रही है, या गति कुशलता समन्वय में देरी हो रही है, या सामाजिक व्यवहार में देरी हो रही है, या भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो किसी भी बच्चे में की गति या कुशलता जो होती है उसमें देरी हो रही है, तो हम उसको देख के जान सकते हैं कि इसका विकास धीमा हो रहा है, या इसके ग्रोथ में कोई कमी है। इस और ग्रोथ में कमी या तो आहार से होगी, या कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। तो किसी भी बच्चे में धीमा विकास के गुण को पहचानने के लिए हम उसके गति और कुशलता के संबंध में देरी को देख के पहचान पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। गृह विज्ञान में कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? होम मेकिंग की, या बच्चों और गृह की देखरेख की, या गृह और व्यवसाय की देखरेख की, या खाना पकाने की, और गृह सजाने की। तो इसमें जो आंसर हैं वह राइट दिख रहे हैं। बच्चों और गृह की देखरेख, हाँ, बच्चों और घर की देखरेख की जाती है, मतलब जो ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों और घर की देखरेख के लिए। लेकिन इससे बेस्ट एग्जाम्पल जो आंसर है वो है गृह और व्यवसाय की देखरेख। घर की भी देखरेख, और जो गृहिणी है वह पढ़ लिख कर अपना व्यवसाय या नौकरी पा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा गृह और व्यवसाय की देखरेख। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान है केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, या न तो लड़कों के लिए और न ही लड़कियों के लिए, या लड़के और लड़के दोनों के लिए? तो गृह विज्ञान कोई भी लड़का और लड़की पढ़ सकते हैं, तो दोनों के लिए है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन मापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होता है? वह बीम बैलेंस होता है, या लीवर बैलेंस होता है, या स्प्रिंग बैलेंस होता है, या माताओं की भुजाओं में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लीवर बैलेंस जो होता है वह 2 वर्ष से कम बच्चों का वजन मापने का यंत्र होता है। और जो बीम बैलेंस होता है यह 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की परिधि कैसी होगी? वह छाती से छोटी होगी, या छाती से बड़ी होगी, या छाती के बराबर होगी, या छाती से कोई संबंध नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा छाती से छोटी। अगर कोई बच्चा है जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है तो उसके उसका जो सिर होगा वह छाती के परिधि से छोटी होता है, मतलब छोटा होता है। वो देखने में ही
मंदबुद्धि का दिखाई देगा और पतला दुबला कुपोषण का शिकार दिखाई देता है। मरासमस पाई जाती है। मरासमस बीमारी किस में पाई जाती है? 6 माह से कम आयु के बच्चों में, या 1 वर्ष से कम के बच्चों में, या 2 वर्ष से कम के बच्चों में, या 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो जो मरासमस होता है यह प्रोटीन और कैलोरी से होने वाला रोग है। जब किसी बच्चे में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है, उसकी मात्रा प्रोटीन और कैलोरी की बच्चों को मिल नहीं पाती है, तो उसे मरासमस का बीमारी हो जाती है या मरासमस रोग का शिकार हो जाता है। और यह सामान्यतः 6 महीने से लेकर 18 महीने के शिशुओं को देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष से कम बच्चे। 2 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा, 5 वर्ष भी ज़्यादा हो जाएगा, और 6 माह कम हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष से कम बच्चों में। और जो क्वाशियोरकर होता है यह प्रोटीन की कमी से होता है, और यह 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, मरासमस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, या भूखा होता है, या गुस्से वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मरासमस है यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है, और इसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, इसलिए वह चिड़चिड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है जो अंधेरे में नहीं दिखना होता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में न दिखना। तो इसका राइट आंसर होगा अंधेरे में न दिखना। अंधेरे में, ना कि रात में। अंधेरा चाहे दिन में हो या रात में हो, तो इसका मतलब यही होता है कि अंधेरे में न दिखना। रात में न दिखना इसका कोई मतलब नहीं है। रात में तो अंधेरा होता है, लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वह दिन हो या रात हो, बट अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? तो ऑप्शन में जितने भी, इस आंसर में जितने भी ऑप्शन हैं वो सब विटामिन ए की कमी से ही होने वाले रोग हैं, जैसे बिटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कीरेटोमैलेशिया या जीरोप्थेल्मिया। यह चारों विटामिन ए की कमी से ही होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो कैरेटोमलेशिया होती है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। इसका लक्षण ये होता है कैरेटोमलेशिया का। और जो बिटॉट स्पॉट है, इसमें जो आँख की पुतलियाँ हैं उस पे बिटॉट स्पॉट का धब्बा, मतलब त्रिभुजा रंग का काला काला धब्बा हो जाता है, त्रिभुज के आकार का। और जो कॉर्नियल जीरोसिस है, इसमें जो आँख की कॉर्निया होती हैं वो शून्य हो जाती हैं। नेक्स्ट है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कितनी होती है? वह 1 लाख 1 होगी, या 2 लाख 1 होगी, या 1,50,000 होगी, या 2,50,000 होगी। तो जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें विटामिन ए की जो डोज दी जाती है वह 1,01 आयु दी जाती है। एयू में दी जाती है। जो डोज होती है 1,01 आयु होती है। और जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 2 साल से लेके 5 वर्ष तक के, उनको 2 लाख आयु की विटामिन ए की डोज दी जाती है। जो विटामिन ए की डोज होती है वो 2 लाख आयु की होती है। यह 2 से 5 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, लेकिन 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन है 1 वर्ष से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 लाख आयु। और जो 1 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, जैसे अभी जो बच्चा जन्म लिया है, जैसे 0 वर्ष का है या 1 दिन का है, 1 दिन से लेके या 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को 1,01 आयु की डोज दी जाती है। विटामिन ए की जो डोज दी जाती है 1 साल से कम के बच्चे को, वो 1,01 आयु होती है, एयू होती है। और जो 1 साल से ऊपर है, 1 साल से लेके 5 साल तक, 1 साल से लेके 5 साल तक, उसको 2 लाख आयु एयू की डोज दी जाती है। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजोज की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 9, 11। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो
सर्वप्रथम उसे BCG का टीका लगाया जाता है, डिप्टीरिया का, फिर DPT डिप्टीरिया पर्ट्यूसिस, काली खांसी, खसरा, इसकी टीका दिया जाता है। एक जन्म के तुरंत बाद BCG का और DPT का टीका लगाया जाता है। फिर पोलियो की दवा 1 महीने के अंदर दी जाती है और वैसे ही विटामिन ए की खुराक दी जाती है। और विटामिन ए की प्रथम खुराक जो होती है वह 9 माह के, जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है, फर्स्ट डोज। और जो फर्स्ट डोज होती है, जो बच्चा 1 साल से कम है उसका 1 लाख एक आयु होता है। और 1 लाख से 1 साल से 5 साल के बच्चे को विटामिन ए की जो डोज होती है वह 2 लाख एक AU की डोज होती है। और 5 साल की उम्र तक, जैसे जो बच्चा जन्म ले रहा है उसको 9 माह में विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है। जो पहली खुराक होती है 9 माह में होती है। और 9 माह से लेके 5 साल तक की उम्र में, इतने उम्र में 9 महीने से लेके 5 वर्ष की उम्र में उस बच्चे को 6 माह का अंतराल में, 6 माह के मतलब डिफरेंस रख के 6 महीने का 11 डोज दी जाती है। 9 से लेके 5 वर्ष तक के बच्चे को विटामिन ए की 11 डोज दी जाती है और वो भी 6 महीने का अंतराल कर करके। तो इसका राइट आंसर होगा 11 डोज। बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक 9 महीने में शुरू की जाती है और 5 साल के अंदर तक 11 डोज दे दी जाती है और 6 महीने का डिफरेंस रख के। और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विटामिन ए की जो डोजेज हैं। नेक्स्ट है लोहे का कार्य है। लोहे का कार्य क्या है? खून बनाना या ऑक्सीजन पहुंचाना या खाना पहुंचाना या खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो लोहे का मुख्य सबसे जो मेन कार्य होता है वह ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। लोहे से हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनता है और ब्लड ही है वह हमारे शरीर में घूमता फिरता रहता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है, जिसके माध्यम से ब्लड के ही माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे पूरी बॉडी में। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑक्सीजन पहुंचाना ही होगा, ना कि खून बनाना। कुछ लोग खून बनाना बताते हैं, ये गलत होता है। नेक्स्ट है 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। तो 12 वर्ष की बालिका के लिए एक सामान्य हीमोग्लोबिन होती है 12 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है। 12 से लेके 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में मानते हैं, लेकिन यहाँ 12 आंसर है तो 12 सही होगा। और एक पुरुष में 13 से लेके 15 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बाम क्या होता है। वही जो बिटाट स्पॉट्स का धब्बा होता है जो त्रिभुजाकार आकार का होता है, जो आँख की कॉर्निया में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, उसी को बिटाट स्पॉट का धब्बा कहते हैं। इसके बढ़ जाने से क्या होगा, जब ये धब्बा आँखों में बढ़ जाएगा तो बिटाट स्पॉट होगा। इसी को बाम बोलते हैं इस धब्बे को। इसका राइट आंसर होगा बैटिक स्पॉट, बिटाट स्पॉट। इसमें गलत टाइपिंग हो गया। आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण क्या है? लक्ष्य लिखा है, लक्षण। तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण जो होता है वह गले का फूलना होता है। जो हमारे गर्दन के पास थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं वह फूल जाती हैं। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, या 3 से 5 वर्ष तक, या सारा जीवन तक। तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष तक। जो आयोडीन युक्त तेल होता है उसका जो पहला डोज होता है उसमें 1 ml वो आयोडीन की डोज होती है जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है बच्चे को। तो 1 ml से सिर्फ 1 साल तक ही बचाया जा सकता है, वह प्रभावी 1 साल तक ही होता है। जो विटामिन डी का डोज होता है 1 ml वह 1 वर्ष तक ही प्रभावी होता है। उसके बाद बच्चे को दूसरी डोज लेनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वह समाप्त हो जाती है 1 साल के बाद। नेक्स्ट है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी कौन सी है? फ्लोरोसिस या मोटापा, ग्वाइटर या मोटापा, फ्लोरोसिस और ग्वाइटर, या फ्लोरोसिस और कैरेटिनिज्म। तो बढ़ोतरी पूछ रहा है। जैसे हम कोई भी पौष्टिक तत्व खाते हैं, जैसे विटामिन हुआ, कार्बोज हुआ,
तो अगर उसकी कमी होगी तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। उसकी कमी से हमारे शरीर का अंग जो होगा वो विकसित नहीं होगा, हमारे बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसमें बढ़ोतरी पूछ रहा है। अगर हम कार्बोज खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में उसकी संख्या बढ़ेगी, कार्बोज की मात्रा बढ़ेगी, तो हमें वह कुपोषण तो होगा लेकिन वह अति पोषण के रूप में होगा। तो इसमें पौष्टिकता की बढ़ोतरी पूछ रही है। बढ़ोतरी से भी बीमारी होती है, कमी से भी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरोसिस और मोटापा। जो फ्लोरोसिस होता है वह फ्लोरीन की अधिकता से होता है, और जो मोटापा होता है वह कैलोरी कार्बोज की अधिकता से होता है। तो इसमें दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो अधिकता से हो रहे हैं। फ्लोरोसिस जो फ्लोरीन की अधिकता से होता है, और मोटापा जो कार्बोज की अधिकता से होता है। जो ग्वाइटर है, घींगा, यह कमी से होता है, और मोटापा अधिकता से होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। फ्लोरोसिस, चलो फ्लोरोसिस ये फ्लोरीन की अधिकता से हुआ, लेकिन जो ग्वाइटर है वो कमी से होता है ना आयोडीन की, ये भी नहीं होगा। और जो फ्लोरोसिस है ये फ्लोरीन की अधिकता, और कैरेटिनिज्म जो है ये कमी से होगा। इसमें अधिकता कमी, अधिकता कमी, अधिकता कमी है, लेकिन इसमें दोनों में अधिकता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरोसिस और मोटापा। नेक्स्ट है, निम्न में से मोटापे का कारण कौन सा है? ज़्यादा खाना, कम खाना, कम और कभी ज़्यादा खाना, या बिल्कुल न खाना। तो इसका ज़्यादातर लोग आंसर बताते हैं, मैं देखी हूँ कि कभी कम और कभी ज़्यादा खाना है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कम खाना ये भी नहीं होगा, बिल्कुल न खाना ये भी नहीं होगा, ज़्यादा अधिक खाना। कोई भी चीज़ अगर हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपने शरीर की मात्रा के हिसाब से अधिक ले रहे हैं तो उसके कारण मोटापा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक या ज़्यादा खाना। तो आज हमने 102 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हम मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।